अदम मसावात अदम बर्दाश्त को जन्म देती है, और जब बर्दाश्त की कमी हो जाए तो तशद्दुद में इजाफा हो जाता है और फिर तशद्दुद वाक़यात में इजाफा हो जाता है। ये नफ्सियाती कुलिया मन हमारे मुआशरे के ऊपर अप्लाई होता है जब हम हर रोज देखते हैं कि कभी रिजवाना, कभी फातिमा, कभी श्रीलंकन का वाक़या आता है, कभी वो चाइनीज का वाक़या आता है कि जिसको मॉब ने मारना शुरू कर दिया। और उसके अलावा भी बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे हैं कि जो रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं। ये तो वो चंद एक चीदा वाक़यात हैं कि जो किसी सहाफ़ी की वजह से या सोशल मीडिया के तवस्सुत से हम तक पहुंच पाते हैं। ऐसी ही कितनी ही दास्तानें हैं कि जो हमारे घरों तक और हम तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। एक हजूम क्यों पुरतशद्दुद हो जाता है, इस हवाले से वैसे तो हमारे पास बहुत सी थेरीज हैं, लेकिन इन सारी थेरीज को हम पीछे छोड़ के सिर्फ जायजा लेते हैं अपने मुआशरे का कि हमारे मुआशरे में ऐसा क्यों हो रहा है। ज्यादातर वाक़यात जो कि वाक़यातन एक हजूम की रेफरेंस से होते हैं, मॉब साइकोलॉजी का हिस्सा हैं। जैसे सियालकोट में वो वाक़या था जिसमें 2 भाइयों को जला दिया गया और बहुत बुरी तरह उन्हें मारा गया, ज़िदोकोप किया गया। ऐसी जगहों पर तो एक तो पॉइंट आता है ना साइकोलॉजी में, उसे कहेंगे हम डिस्प्लेस्ड एग्रेशन। डिस्प्लेस्ड एग्रेशन ऐसे मुआशरे जहां पर अदम मसावात पाई जाती है, मुआशरे में मुआशी बेचैनी पाई जाती है, लोगों को हुकूक नहीं मिल रहे हैं और उनके अंदर एक एंगर डेवलप हो रहा है, वो उसको नहीं निकाल पाते हैं। जैसा कि हमारे मुल्क में इस वक्त एक मिलिट्री गवर्नमेंट है और कुछ भी कहने की आजादी सल्ब कर ली गई है, और उसके साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मुआशी और समाजी मसाइल में बेपनाह इजाफा हुआ है। ऐसी सूरत में आपको तशद्दुद के वाक़यात और ज्यादा नजर आएंगे। ये डिस्प्लेस्ड एग्रेशन क्यों होगी कि जो असल टारगेट है, जिसके ऊपर हमें सच में गुस्सा है, यानी कि गवर्नमेंट या उनकी पॉलिसीज या फिर मिलिट्री या एस्टेब्लिशमेंट जिसके ऊपर गुस्सा है कि उनकी वजह से हमारी पेट्रोल प्राइसेस इन्फ्लेट कर रही हैं, हमारी इकोनॉमी बैठ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, और उसके साथ साथ उनसे बोलने की आजादी छीन ली गई है। जब तक लोग बोलते रहते हैं ना तो उनकी फ्रस्ट्रेशन और एंगर निकलता रहता है और उनको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है जहां पर वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन्हें लगता है कि सुनी जा रही है। जबकि चैनल बंद होता है, ये एक प्रेशर कुकर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। जैसे प्रेशर कुकर अपने इंटरनल प्रेशर से फट पड़ता है, ऐसे ही मुआशरे के अंदर मॉब साइकोलॉजी में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा होगा। ऐसे मुआशरे जहां पर अदम मसावात है, जहां पर इंसाफ की फ्राहमी नहीं है और बात करने की इजाजत नहीं है, वहां पर ऐसे वाक़यात में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। लोग करेंगे क्या कि जब वो हायर अथॉरिटी को अप्रोच नहीं कर सकते हैं तो अपने लोअर स्टेटस के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। यहाँ पर ये जो मॉब साइकोलॉजी के वाक़यात हैं कि कोई चोर चक्का रास्ते में मिल गया तो उसको इतनी बुरी तरह पीटेंगे कि जैसे वो कोई चूहा हो या कोई किस किस्म की चीज, और इंतहाई इंसानियत सोच सलूक करने से भी बात नहीं आएंगे, क्योंकि अदरवाइज तो जो बड़े चोर डाकू लुटेरे हैं उनको तो वो नहीं पकड़ सकते हैं, और अगर पकड़ेंगे भी तो वो इतने इन्फ्लुएंशियल और बासर हैं कि वो पुलिस से छुट जाते हैं, रादर आपको इबरत का निशाना बना देंगे। तो ऐसे में कोई गरीब गुरबा या ऐसा पर्सन जो अथॉरिटी नहीं रखता है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और अपनी एंगर को डिस्प्लेस किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है रियल ऑब्जेक्ट को हम टारगेट नहीं कर सकते हैं, वो चीज जो वल्नरेबल है उसको हम टारगेट करते हैं, और यहाँ पर एक मॉब तशद्दुद हजूम में बदल जाता है। उन्हें पता है पुलिस को देने की सूरत में हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। सेकंड वेरी वैलिड पॉइंट है मिस इन्फॉर्मेशन का। मिस इन्फॉर्मेशन जो कोई पर्सन इसलिए स्प्रेड करता है, प्रोपेगेंडा करता है, ताकि लोगों को डिसीव कर सके, लोगों को धोखा दे सके, उनको गलत इंफॉर्मेशन दे और उसके बाद अपने लिए कोई फायदा उठा सके। ऐसी प्रोपेगेंडा कैंपेन्स हुकूमतें भी चलाती हैं, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स भी चलाती हैं, पूरी दुनिया में चलाती हैं, और हमारे मुल्क में भी इसका धंधा अरूज पर रहा है। मुख्तलिफ नारे जो हम अक्सर सुनते हैं, जैसे वोट को इज्जत दो, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऐसे बहुत से नारे बनाती है ताकि लोगों की राय अमा को हमवार किया जा सके और उनको सम टाइम अपनी फेक अचीवमेंट्स के अंदर इतना उलझाया जाए कि लोग उनको सच मानने लगे और उसके बाद एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए। यहाँ से भी एक पुरतशद्दुद हजूम जनरेट करता है कि वो पर्सन या वो ग्रुप या ग्रोह जो ऑप्रेस हो रहा है, जिसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, जब उनको अपने आप को वेंटिलेट करने का मौका नहीं मिलता है तो वो एंगर किसी न किसी तरह से टेररिज्म की कार्रवाइयों में नजर आएगा, कहीं दहशतगर्दी की जंगों में नजर आएगा, और इस तरह तशद्दुद के वाकयात हमें ज्यादा देखने में नजर आते हैं। हमारे मुल्क में एग्रेशन की या तशद्दुद के वाकयात की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वो साहिब इक़्तिदार तबका के जिनको ये पता है कि उनको नहीं पकड़ा जा सकता और वो अपनी कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, वो लोगों के ऊपर हर तरह का तशद्दुद करते हैं और लोगों की साइकोलॉजी से खेलते हैं। जैसे कि
अभी ये फातिमा का जो केस है, इससे में ये अभी तक जो इंफॉर्मेशन आई है, ये पता चला है कि इस तरह गद्दी नशीन पीरों के पास सैकड़ों की तादाद में बच्चियां अवेलेबल हैं जो उनकी दस्तरस में हैं और उनके पास छोड़ दी जाती हैं। वो वहीं पर पड़ी पड़ी या तो बूढ़ी हो जाती हैं या सिसक सिसक कर मर जाती हैं। ये पीर और इनकी फैमिलीज इनके साथ कैसा भी सलूक करती हैं। इनको जिनसी इस्तेहसाल का निशाना भी बनाया जाता है, मारा पीटा जाता है और जिस्मानी तशद्दुद भी किया जाता है। फातिमा का केस तो सिर्फ एक केस है, रिजवाना का केस सामने आया था जो जज के घर में काम कर रही थी। कभी कभी ऐसे वाकयात सामने आते हैं। इससे पीछे 2 बहनें थी जिन्होंने इसी तरह एक बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया था। हर 4-6 माह बाद हम इस तवातर के साथ इन वाकयात को देखते हैं। फातिमा, रिजवाना और ऐसे बहुत से केसेस में जो रीजंस हैं वो मल्टीपल होती हैं, लेकिन एक बिग रीजन जिसको हम अभी इस टाइम पे नहीं जांच पा रहे वो केस है बच्चों के जिनसी इस्तेमाल का। इस वक्त हम उस पीर साहब की फैमिली को तो निशाना बना रहे हैं और उसके साथ साथ हम गवर्नमेंट को भी निशाना बना रहे हैं जिन्होंने चाइल्ड लेबर के कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं कराया। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते हैं कि सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी औलाद की वालिदैन की हुआ करती है। अपनी कम सन नाबालिग बच्चों को जब हम मदरसों में कारी के पास भेजते हैं और वहां पर दिन रात रहते हैं और रोटी के नाम पे हम उनको उनके गुलाम बना देते हैं। इसी तरह बच्चियों को इतनी छोटी उम्रों में 5, 7, 8, 10 साल की उम्र में बांदी बना दिया जाता है और उनके हवाले कर दिया जाता है और मालिक जैसा चाहे सलूक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई, जो ये चेक नहीं रख रहे हैं कि उनके बच्चे के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। स्पेशली फातिमा और रिजवाना की और इस किस्म की बहुत सी बच्चियों के साथ क्या होता है कि अनवांटेड चाइल्ड होती हैं। क्योंकि हमारा मुआशरा बच्चियों को एक्सेप्ट नहीं करता, तो जबकि अनवांटेड गर्ल्स पैदा हो जाती हैं जो समटाइम लड़के की ख्वाहिश में पैदा हो जाती हैं। फैमिली प्लानिंग और बच्चों की पैदाइश के हवाले से कोई एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, तो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हुए जाते हैं और ये फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये ऐसी जगहों पर होटलों में, वर्कशॉप्स में, लोगों के घरों में इस्तेसाल का निशाना बनते हैं और वालिदैन इनको बस बाहर धकेल देते हैं कि बस पैसे लेकर आए कहीं से और उनके साथ जैसा सलूक होता रहे वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो मैं ये आपको बताऊंगी कि जो अब हम इनको कैटेगराइज करें अगर तशद्दुद के वो वाकयात जो एक एलीट क्लास तबका इस्तेसाल करता है लोअर क्लास का बच्चों के ऊपर, स्पेशली जो जिनसी तशद्दुद के और फिजिकल तशद्दुद के वाकयात हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्राइमरी जो सोर्स है वो वालिदैन है। उनको टारगेट किया जाना चाहिए और वही रिस्पॉन्सिबल हैं इस सारी चीज का कि उन्होंने क्यों बच्चों को अपनी केयर टेकिंग नहीं फराहम की है। इसी तरह से जब हम डिस्प्लेस्ड एग्रेशन की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेस्ड एग्रेशन का हल ये है कि लोगों को प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर कम से कम उनको बोलने की और अपनी बात कहने की आजादी हासिल हो। इसके साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन का हल हमारे पास ये मौजूद है कि अब जब हमारे पास इंटरनेट मौजूद है और मल्टीपल सोर्सेज आ गए हैं और अब टीवी, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से निकलकर हमारे पास मल्टीपल चैनल्स अवेलेबल हैं इंफॉर्मेशन को सीख करने के, तो किसी भी खबर पर तब तक कान ना धरें जब तक आप उसको मल्टीपल जगहों से चेक ना कर सकें।